फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 5 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने समझा था फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पास्ट को और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर लाने की ज़रूरत क्यों थी, ठीक है। क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट दैट अ कंट्री अंडरगोज टू ट्रांसफर इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूजफुली फ्रॉम द प्रीडोमेंशियल स्टेटेड कंट्रोल्ड और प्लान्ड इकोनॉमिक टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, पॉलिसीज़ के अंदर शिफ्ट कर देना। जो पहले पॉलिसीज चल रही थी उन पॉलिसीज़ को चेंज करके इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना। These reforms are typically characterized by liberalization, privatization, and deregulations and globalization. They aim to enhance the efficiency and competitiveness of the economy, attract foreign investment, stimulate growth, and integrate the national economy with the global market. ये रिफॉर्म्स जैसे लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन। आजकल आपने देखे होंगे सरकारी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम रह गई, सब चीज़ें प्राइवेट करती जा रही है गवर्नमेंट, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, डीरेगुलेशंस हो गए, ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो अपनी जो कंडीशन है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की, उसको बढ़ाने के लिए, उसको उसकी ग्रोथ के लिए की गई थी ये चीज़ें। Need for economic reforms in India. The emergency for economic reforms in India became pronounced in response to a fiscal crisis and a balance of payment crisis in July 1991. These reforms were aimed at overhauling the Indian economy, which faced several critical challenges. देखो, emergency थी economic reforms को लाने के लिए, क्योंकि अगर हमें अपने देश को बढ़ाना है, इंडिया की ग्रोथ करनी है, तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, नई नई चीज़ें लेके आएंगे, ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे, तभी तो दूसरे लोग भी हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी होंगे, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना। से द पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी इन टेक्चुअली प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल पोस्ट इंडिपेंडेंट, द पब्लिक सेक्टर बिकम अ सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट लॉसेज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। जैसे पब्लिक सेक्टर के अंदर पहले बहुत ऐसा होता था कि काम करके ही नहीं देते थे लोग, अपना आते थे, बैठे रहते थे, सारा सारा दिन बैठ के चले जाते थे। आपने देखा भी होगा, बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट की चीज़ें ऐसी ही होगी, है ना। गवर्नमेंट में अगर कोई आपको काम करवाना तो बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, आज भी काटने पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, कम ही हुई हैं, आज भी इतना ज़्यादा कोई सुधार हुआ नहीं है पब्लिक सेक्टर्स के अंदर। ये होता है ना कि गवर्नमेंट की चीज़ें ऐसी मिलेंगी, चाहे गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हो, बट होता क्या है कि लोग खाने वाले भी तो बहुत हैं ना पैसे को, तो वो चीज़ें वहाँ पे कम हो जाती हैं। तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर सफिशिएंट नहीं था आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर वो चीज़ नहीं हो रही थी। अब प्राइवेट में है, प्राइवेट में अगर आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं तो सर्विसेज भी उतनी ही मिलती हैं आप लोगों को। नहीं मिलती तो आप कह सकते हो, आप शिकायत कर सकते हो, आप वहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, आप बोल सकते हो उस इंसान को, है ना। तो वो चीज़ फ़र्क होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। सेक्टर अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विचुअल फॉर critical import and loan payments were depleting rapidly at one point sufficient from only 15 days। देखो, फ़ॉरेन से जो हमने पैसे ले रखे थे, फ़ॉरेन एक्सचेंज जो हम करते थे, इम्पोर्ट जो हमने लिया था, लोन पेमेंट, वो हमारी रैपिडली हम उसको डिले करते जा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे, और लास्ट में 15 ही दिन रह गए थे, उसको हम नहीं दे पा रहे थे, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते। तो इसलिए हमें इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स करने पड़े, चीज़ें बदलनी पड़ी। ट्रेड इम्बैलेंस, द ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट फॉर एक्सीडेड दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स, एडवर्सली अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट्स एंड वीकिंग द इंडियन रुपी। देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे हो एक्सपोर्ट करने की वजह से, तो आपका क्या होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होती जाएगी, क्योंकि आप इंपोर्ट करवा रहे हो। तो ऐसा ही हो रहा था उस टाइम पे, चीज़ें सारी की सारी इंपोर्ट ही करवाई जा रही थी, एक्सपोर्ट कुछ नहीं किया जा रहा था।
तो फिर हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन लाया गया था कि हम बाहर चीज़ें भेजेंगे, हम करेंगे चीज़ों को एक्सपोर्ट, हम इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। देन गवर्नमेंट डेट्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट accumulated unsustainability debts from IMF, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक्स। गवर्नमेंट के डेट्स भी ज़्यादा हो गए थे, फाइनेंस एक्सपेंडिचर्स अनसुटेबल हो गए थे, डेट्स जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और बैंक से हमने ले रखे थे। इन्फ्लेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड प्रेशर टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, नहीं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। ओपन मार्केट प्रीपेंडेंस dispute these challenges, the Indian economy was posted to benefit from adopting an open market model with a sustainable private sector ready to contribute। ओपन मार्केट की गई कि भाई आप लोग, जैसे होता है ना, अब आपने देखे होंगे आधे जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट हैं, आधी चीज़ें सरकारी हैं। मतलब एक ही चीज़ है, वो आधी प्राइवेट आधी सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आधा प्राइवेट का हिस्सा आधा गवर्नमेंट का। तो ओपनली मार्केट की गई कि भाई आप लोग इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। ग्लोबल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इंडियन को coupled with of Gulf crisis and leading to high oil prices and underscored the need for human stability through reforms। पॉलिटिकल और ग्लोबल जो हमारी इनसुटेबिलिटी थी, मतलब कि क्राइसिस हो रही थी, हाई ऑयल प्रेशर आ रहा था, अंडरस्कोर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी और थी, स्टेबल नहीं थी ग्रोथ। तो इस वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को लेके आना पड़ा था। IMF and the World Bank condition, the expectations of loan from IMF and the World Bank was contingent on India implementing the necessary economic reforms। IMF की और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इंडिया के रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम करते हैं, प्राइवेट में पैसा लगता है तो अच्छे से काम भी करेंगे। अब पब्लिक सेक्टर जब काम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, बाहर भेजी ही नहीं जा रही हैं, चीज़ें सुधर ही नहीं रही है, तो किस तरीके से काम चलेगा? फिर तो इन्फ्लेशन होता जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ें की गई थी। अब इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों ही समझते हैं हम। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट है सबसे पहले लाइसेंस प्रीमिट एंड राज एंडेड। राज एंड हो गया और लाइसेंस प्रीमिट होने लगे। इट मीन्स अल्टीमेटली रेसिस्ट हार्डल्स एंडिंग द प्राइवेट सेक्टर टू फ्लरिश एंड सिग्निफिकेंट बूस्टिंग द ग्रोथ रेट। जो भी चीज़ें फालतू की थी, ये लगा लो, लाइसेंस जिसके पास है वही चीज़ें चल पा रही थी, और जो भी प्राइवेट सेक्टर थे, जो भी कोई मतलब चीज़ों को ग्रोथ रेट को कम कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे बट लाइसेंस नहीं था, पैसे नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं पे कर रहे थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रिस्टेंट बेसिक इश्यूज, जो बेसिक इशू थे वो नहीं हैंडल हो पाए। अब पॉवर्टी को हैंडल नहीं किया उन्होंने, गरीबी नहीं देखी उन्होंने कि भाई जो गरीब हों वो क्या करेंगे। फेल टू एड्रेस फंडामेंटल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब पॉवर्टी को नहीं देखा, भाई लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो चीज़ें उस चीज़ से सॉल्व नहीं हो पाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वो भी उन्होंने सॉल्व नहीं करने की कोशिश की। वो तो बस चीज़ें बढ़ाना, मार्केट बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर्स को करना, मतलब ग्लोबलाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन करना, लिबरलाइजेशन करना, वही चीज़ें करते रहे। उन्होंने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। अनेबल फ्री पार्टिसिपेंट इन ग्लोबल ट्रेड, नोटेबल बेनिफिटिंग सेक्टर लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप ग्लोबल ट्रेड के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, पूरे देश के अंदर अपना व्यापार कर सकते हैं विद आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहले आप नहीं कर पाते थे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, services sectors led growth without sufficient employment, while GDP grew and due to service sectors expansions it did not generate the needed employment levels। देखो जो सर्विस सेक्टर्स हुए उनके बढ़ाने से जितना उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट करना था वो उतना नहीं कर पाए। ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा टेलीकॉम सेक्टर एंड ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ रेट इंक्रीज फ्रॉम 6.3%
जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हुई 6.3% 1980 टू 81 टू 1991 टू 1992, इतना था हमारा। 1992 तक हमारा 6.3% था, टू 18% ऑफ 18% बढ़ गया। देखो 6.3 से 18% बढ़ गया, 18% बढ़ गया 1992 से लेकर 1993 टू 2002 और 3 तक। मतलब कि देखो कितनी ग्रोथ हुई है टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर। पहले ये लगा लो 1980 के अंदर 6% था और 2002 तक, मतलब इन सालों के अंदर 2002-2003 तक 18% हो गया। कितनी ग्रोथ हुई है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। इम्पैक्ट क्या हुआ? अनइवन सेक्टरल ग्रोथ, growth was not uniform across sectors. While telecom saw significant growth, agriculture growth remained sustained. देखो ग्रोथ सबके लिए सही सेम नहीं थी, मतलब अनइवन थी। जैसे टेलीकॉम कंपनी बढ़ गई, टेलीकॉम कंपनी की ग्रोथ हुई, बट एग्रीकल्चर की तो बिल्कुल भी नहीं हुई। एग्रीकल्चर तो वैसा ही है, बल्कि कम हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर, कम हो गया बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर अब लोग करते ही नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर वाले लोगों को कोई कुछ नहीं मानते हैं, दैट्स वाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अनइवन ग्रोथ हुई, टेलीकॉम कंपनी बढ़ गई, एग्रीकल्चर कंपनी वैसी ही रही। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? ओपननेस टू प्राइवेट प्लेयर्स in ports and evictions resulted in significant growth in these sector along with the airports and aligned businesses. देखो एयरपोर्ट अलाइन बिजनेसेस वो सब चीज़ें बढ़ गई, प्राइवेट प्लेयर्स अच्छी हो गई, सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, सारी चीज़ें ग्रोथ हुई हैं। देन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? लैक ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, फॉर्मल सेक्टर की जॉब वो है वो कम हो गई। द एब्सेंस ऑफ लेबर रिफॉर्म्स लेड to a preference from a contractual laborers and inhibiting the growth for formal sector employment. देखो absence of labor reforms, लेबर की जो है वो कम हो गए, जो एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब मिल सकती थी वो जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर कम हो गई, क्योंकि एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स आने लग गई जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है भाई। अब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अब क्या करते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो उसका मन करेगा, जो उनके पास वहाँ लेबर होगी वही वो लेबर लेके आ जाएगा। अब हमें, अब जो नॉर्मल लेबर होती है, जो जैसे 1-2 लेबर होते हैं, 1-2 अलग अलग जो लेबर होती है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं काम करते हैं, उनका क्या? वो तो बिल्कुल वो हो गए ना। अब कॉन्ट्रैक्टर की चल रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ही काम कर रही है, तो वो चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्विस सेक्टर्स, एफडीआई के ऊपर अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा, रिजल्टेड इन सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ चलती रही, सस्टेनेबल ग्रोथ हुई विद द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग मेजर ग्रोथ ड्राइवर इन द इकोनॉमी। जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ चलती रही तो फिर आप लोग फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा एक ड्राइवर का काम करेगी। देन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? Regional disparity, growth disparities among states with the eastern states and lagging behind in FDI attraction compared to Gujarat, Maharashtra and southern states. जो FDI है वो कंपेयर करके देखा गया तो जो ईस्टर्न स्टेट्स थी उनके अंदर लैग होने लगा है। ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर FDI नहीं बढ़ा कंपेयर टू गुजरात, महाराष्ट्र एंड साउथ स्टेट्स। जो साउथ की स्टेट है उनके अंदर ग्रोथ हुई, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट था। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर, किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्यों उनकी ज़रूरत थी, क्या उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।